काला पोशाक पूछता है, और ये सब खत्म कैसे होगा पुजारी जी? कार्तिक पुजारी जवाब देते हैं, एक रास्ता है जिससे ये सब खत्म हो सकता है। काली पोशाक हड़बड़ाहट के साथ कहता है, क्या रास्ता है पुजारी जी, बताइए। मैं ये सब खत्म करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कार्तिक पुजारी उस काले पोशाक को कुछ बताने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो कार्तिक पुजारी की बातें सुनता जा रहा था, उसकी आंखों में भय बढ़ता जा रहा था। सारी बात सुनने के बाद काला पोशाक घबराते हुए कहता है, क्या ये सब करना जरूरी है और कोई रास्ता नहीं है? कार्तिक पुजारी जवाब देते हैं, अभी तो मुझे इसके अलावा कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम कोई दूसरा रास्ता खुलने का इंतजार करें। हमें यही करना होगा जो मैंने बताया है। काला पोशाक कुछ हिचकिचाहट के साथ कहता है, पर ऐसे से तो। काला पोशाक अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कार्तिक पुजारी कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाले हो, पर इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। किसी एक की जान जाने से उसे रोका जा सकता है तो उसका मृत्यु को प्राप्त होना ही उचित धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है, यही नियति है। काला पोशाक खामोश रहता है और कार्तिक पुजारी की बातों का पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है। उसकी आंखों में एक डर सा था। कार्तिक पुजारी और काले पोशाक के बीच खामोशी छा जाती है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में युग, कछुआ और कायर तीनों हॉल में बैठे हुए थे। उन तीनों के हाथ में मोटी मोटी अलग अलग सिंबल्स की किताबें थीं। तीनों का ध्यान पूरी तरह किताब के अंदर लगा हुआ था। युग किताब पढ़ते हुए अपनी उंगली को नीचे लाते जा रहा था। उन तीनों के सामने ही एक टेबल भी रखा हुआ था जिस पर 3-4 हिंदी इंग्लिश में सिंबल्स की किताब रखी हुई थी। युग किताब में कुछ ढूंढते हुए कहता है, मिला क्या कायर तुझे? कायर भी किताब में कुछ ढूंढते हुए जवाब देता है, नहीं यार, मुझे तो नहीं मिला। कछुआ बोल पड़ता है, मुझे भी नहीं मिला यार। उन तीनों के साथ ही शालिनी भी वहीं पर बैठी हुई थी, जिसके हाथ में किताब तो थी पर उसका उस किताब में ध्यान बिल्कुल नहीं था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। शालिनी मन में सोचती है, जिस अन्वेषी तितली को मैंने प्रकाश से बनाया था वो मेरा शरीर ढूंढते हुए उस झरने तक पहुंची जहां मेरा शरीर होगा, पर वो मेरे शरीर तक नहीं पहुंच पाई, जिससे वो मुझे संकेत दे पाती कि वो जगह यहाँ पर है, इस जगह पर मेरा शरीर है। उस तितली को पहली बार बनाने के बाद मेरी शक्तियां बहुत कमजोर हो गई हैं, इतनी कि अब मैं दोबारा अन्वेषी तितली नहीं बना सकती कि मैं अपने शरीर तक पहुंच पाऊं। मुझे और कोई तरीका सोचना होगा अपना शरीर पाने के लिए। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने शरीर का पता लगाऊं? कैसे ढूंढूं उस झरने को? कुछ समझ में नहीं आ रहा। शालिनी बार बार यही सब सोचकर परेशान थी। युग किताब के पन्ने पलटकर चिढ़ते हुए कहता है, इन किताबों में इतने सारे निशानों के बारे में लिखा है, पर जो मेरे हाथों में ये निशान है उन्हीं के बारे में नहीं लिखा। कैसी किताबें हैं ये? कछुआ युग को समझाते हुए कहता है, गुस्सा मत कर युग, देखना तेरे हाथ में जो निशान बना है उनके बारे में भी जरूर लिखा होगा, बस ढूंढते जा। कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, फिर ये तो सिर्फ निशान ही है। युग भारी आवाज में ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं कछुआ, भगवान नहीं मिलते। कछुआ कहता है, मिलते हैं युग। युग कछुए की आंखों में देखते हुए कहता है, तुझे मिले हैं कभी? कछुआ तुरंत जवाब देता है, मुझे नहीं मिले क्योंकि मैंने उन्हें कभी ढूंढा ही नहीं, पर क्या तूने ढूंढा है? युग खामोश रहता है। कछुआ समझ जाता है कि उसका जवाब क्या था। कछुआ युग को टोंट मारते हुए कहता है, नहीं ढूंढा ना? तू क्या भगवान को ढूंढेगा? तूने तो कभी अपने प्यार, मेरा मतलब है यामिनी को भी ढूंढने की कोशिश नहीं करी। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है, शालिनी युग की तरफ देखने लग जाती है। कायर समझ गया था कि मामला गर्म होने वाला है। वो तुरंत मामले को ठंडा करने के लिए बीच में दखल देते हुए कहता है, यार तुम दोनों बहस क्यों कर रहे हो? जल्दी से निशानों को ढूंढो, आखिर पता तो चले युग के हाथों पर निशान कैसे हैं, जो एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। कायर के ये कहने के बाद युग, कछुआ और कायर वापस से किताब में निशानों के बारे में ढूंढने लग जाते हैं कि तभी वहां पर डायना आ जाती है और वो आते से ही कहती है, तुम लोगों ने अभी को देखा क्या? कायर जानबूझकर नाटक करते हुए कहता है, अभी? कौन अभी? डायना कहती है, अभी कायर, मेरा अभिमन्यु, तुम्हारा दोस्त। कायर जवाब देता है, अच्छा अभिमन्यु, तुम्हारा अभिमन्यु ना? डायना मेरी बिंदु के पास गया है। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, अभी बिंदु के पास गया है, पर क्यों? कायर कुछ जवाब देता उससे पहले ही अभिमन्यु की आवाज सुनाई देती है चाय पीने के लिए। डायना पलट कर देखती है कि दरवाजे पर अभिमन्यु खड़ा था, जो कि वापस आ गया था। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, अभी तुम चाय पीने के लिए बिंदु की दुकान गए थे, इतनी दूर? अभिमन्यु के कहने के पहले ही कायर किताब में देखते हुए बोल पड़ता है,
मेरी बिंदु चाय बनाती ही इतनी अच्छी है कि उसके पास लोग दूर दूर से आते हैं। ये सब छोड़ अभिमन्यु, तू मेरे लिए बिंदु के हाथ की चाय लेकर आया या नहीं? कायर की बात पर लड़की की आवाज सुनाई देती है। बिंदु की चाय की क्या जरूरत है, बिंदु खुद ही आ गई है। आवाज सुनकर जब कायर अपनी नजरें ऊपर करता है तो देखता है कि अभिमन्यु के पीछे बिंदु खड़ी हुई थी। बिंदु को देखकर शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है कि बिंदु अब यहाँ पर क्यों आई है। कायर बिंदु को देखते हुए हैरानी से कहता है, बिंदु तुम यहाँ? बिंदु ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर आते हुए कहती है, हाँ कायर मैं यहाँ। तुम मुझे देखकर इतना शॉक्ड क्यों हो गए? मैं यहाँ पर नहीं आ सकती क्या? कायर कहता है, नहीं नहीं आ सकती हो ना, क्यों नहीं आ सकती? मेरे कहने का मतलब ये था कि मुझे नहीं लगा था कि उस रात वाले हादसे के बाद तुम यहाँ पर कभी आओगी। बिंदु जवाब देती है, सोचा तो था कि नहीं आऊंगी, पर जब अभिमन्यु दुकान पर आया और उसने मुझे बताया कि यहाँ पर रात में क्या क्या हुआ तो मुझे तुम सबकी फिक्र सताने लग गई और मुझसे रहा नहीं गया, तो अभिमन्यु के साथ ही मैं यहाँ पर आ गई। तुम सब ठीक हो ना? कोई कुछ कहता उससे पहले बिंदु युग के पास बैठते हुए कहती है, तुम कैसे हो युग? युग अपने हाथ की कलाई पकड़ते हुए जवाब देता है, मैं ठीक हूँ बिंदु। बिंदु की नजर भी युग के हाथ की कलाई के निशान पर ही थी। जब अभिमन्यु देखता है कि कछुआ और कायर अभी भी किताब में कुछ ढूंढने में लगे हुए हैं तो वो चिढ़ते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, इन किताबों से तुम्हें कुछ पता नहीं चलने वाला, फिर भी तुम अभी तक इन किताबों में निशानों के बारे में ही ढूंढ रहे हो। कछुआ पलट कर कहता है, तू कैसे कह सकता है कि इतनी सारी किताबों में युग के निशान के बारे में कुछ नहीं लिखा? अभिमन्यु जवाब देता है, क्योंकि मैं ये सारी किताबें पढ़कर देख चुका हूँ, समझे तुम लोग। मैं जब यहाँ से जा रहा था तब भी मैंने तुम्हें ये बात बता दी थी, तुम ये कैसे भूल सकते हो? ये किताबें युग को रूम नंबर 666 से मिली थी और मैंने ही इन्हें रेकों पर जमी किताबों में से बाहर ढूंढ कर निकाला था ताकि युग के निशानों के बारे में पता कर सकूं, पर कुछ पता नहीं चल पाया। अभिमन्यु युग के निशानों के बारे में बात कर रहा था तो वहीं पर बिंदु का पूरा ध्यान युग की कलाई पर ही था। बिंदु तुरंत युग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ये निशान तो बढ़ते ही जा रहे हैं, पहले 1 था, फिर 2 हुए और अब 3, आगे पता नहीं और कितने बढ़ेंगे। ये निशान कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, हमें ये सब रोकना होगा। डायना पूछती है, और हम ये रोकेंगे कैसे? बिंदु युग के निशानों को गौर से देखते हुए कहती है, युग ये जो तेरी कलाई पर पानी की बूंद वाला निशान है, ये उसी रात बना था ना जब तुम्हारी वो क्या नाम था, हाँ याद आया, यामिनी के साथ वो कर रहे थे। युग धीरे धीरे हाँ में अपना सिर हिला देता है पर कहता कुछ नहीं है। बिंदु युग की आंखों में देखते हुए कहती है, तो तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेते कि इन निशानों का क्या मतलब है? युग कहता है, ये कैसे हो सकता है? बिंदु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, हो सकता है युग, सब हो सकता है। तू कहता था ना कि यामिनी यक्षिणी है, वो तुझसे बहुत प्यार करती है इसलिए उसने तुझे नहीं मारा, तो तू उसे वापस क्यों नहीं बुलाता? युग नरमी के साथ कहता है, कैसे बुलाऊं बिंदु, मैंने कई बार पुकारा उसे घाट पर, वो कभी मेरे सामने नहीं आई। बिंदु लंबी आह भरते हुए कहती है, पर अब आना होगा युग, अगर वो तुझसे प्यार करती है तो उसे तेरे सामने आना होगा, उसे जवाब देना होगा कि वो क्यों अब औरतों के शिकार करने लग गई है, वो क्यों तेरे सामने नहीं आ रही है, ऐसे छुप छुप कर क्यों रह रही है? प्यार करने वाले तो कभी ऐसे छुप कर नहीं रहते। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये बिंदु चाहती क्या है, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? युग मायूसी के साथ कहता है, वो नहीं आएगी बिंदु, मैंने कई बार उसे पुकारा है, कई रातें घाट पर बिताई पर वो नहीं आई। बिंदु युग को भरोसा दिलाते हुए कहती है, अब वो आएगी युग, जरूर आएगी, उसे आना पड़ेगा और मैं जानती हूँ वो कैसे आएगी। युग तुरंत पूछता है, कैसे बिंदु? बिंदु युग को कुछ बताने लग जाती है। सभी लोग गौर से बिंदु की सारी बातें सुन रहे थे। सारी बात सुनने के बाद युग हैरानी के साथ कहता है, तुम्हें लगता है ये तरीका काम करेगा? बिंदु खुश होते हुए कहती है, सिर्फ काम नहीं बल्कि दौड़ेगा भी। कायर बीच में दखल देते हुए कहता है, बिंदु तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, जानती हो ना क्या बोल रही हो? यक्षिणी को बुलाना मतलब अपनी मौत को बुलाना। बिंदु कायर से कहती है, कायर मैं अच्छे से जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, पर अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, बात को समझो, यही एक लास्ट ऑप्शन है। कछुआ कुछ घबराते हुए कहता है, पर अगर वो यक्षिणी आ गई और उसने बाकी मर्दों की तरह युग का भी शिकार कर लिया, उसे भी मार दिया तो? बिंदु कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, यक्षिणी युग को कुछ नहीं करेगी, तुम खुद सोचो, युग ने उस रात जब यक्षिणी, मेरा मतलब है कि यामिनी के साथ वो किया था, तो यामिनी खुद उसे नहीं मारना चाहती थी, जबकि युग ही कह रहा था मार दो मुझे। तो मुझे अब भी लगता है वो युग से बहुत प्यार करती है, वो युग को नहीं मारेगी, और युग बुलाएगा तो जरूर आएगी। अभिमन्यु बिंदु का साथ देते हुए कहता है, मुझे भी बिंदु की बातें बिल्कुल ठीक लग रही हैं। युग तू ही हमसे कहता था ना कि तू यक्षिणी के अभिशाप को खत्म करने के लिए मरने के लिए भी तैयार है,
तो फिर वही सही। कायर तुरंत हड़बड़ाहट के साथ कहता है, अभिमन्यु ये तो क्या बोल रहा है, तेरे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, युग दोस्त है हमारा। अभिमन्यु कहता है, सिर्फ युग ही नहीं, तुम सब भी मेरे दोस्त हो, और मैं वही बोल रहा हूँ जो सच है। तुम्हें पता है ना, यक्षिणी को अभिशाप मिला था और उस अभिशाप का तोड़ है, यक्षिणी को जो संतुष्ट करेगा उसे उसकी जान लेनी पड़ेगी, और वो युग है, समझे तुम लोग, तभी उसका अभिशाप खत्म होगा। कछुआ अभिमन्यु पर शक करते हुए कहता है, तुझे कैसे पता अभिमन्यु कि यक्षिणी का अभिशाप ऐसे खत्म होगा? अभिमन्यु जवाब देता है, वो कहानी जो युग ने लिखी थी, उसी कहानी में महाडायन ने जो अभिशाप दिया था, उसी में उस अभिशाप का तोड़ भी है। अगर तुम लोग भी गौर से पढ़ोगे तो समझ जाओगे। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, कछुआ और कायर दोनों हैरान रह जाते हैं। कमरे के अंदर अचानक खामोशी छा गई थी। अभिमन्यु युग की तरफ देखते हुए कहता है, बोल युग, क्या तू तैयार है आज रात घाट पर जाने के लिए? युग नम आंखों के साथ कहता है, मैं तो कब से तैयार हूँ अभिमन्यु, मैं तो तड़प रहा हूँ अपनी यामिनी से मिलने के लिए। अपनी यामिनी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए भी। शालिनी मन ही मन यामिनी की आवाज में सोचने लग जाती है, ये इन सब लोगों को हुआ क्या है? ये कैसे युग बाबू को मरने को बोल रहे हैं? मैं से कैसे युग बाबू को मार सकती हूँ? मुझे कुछ करना होगा, मैं अपने युग बाबू को नहीं मारूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरफ हवेली के अंदर दिलीप बड़ी टेंशन में लग रहा था। वो एक ही जगह पर बार बार आगे पीछे घूमता जा रहा था। उस वक्त दिलीप कमरे में अकेला था और उसके हाथ में क्रकड़ हथियार था। क्रकड़ को देखते हुए दिलीप बार बार आगे पीछे घूम रहा था। तभी वहां पर बल्लू आ जाता है। बल्लू कमरे के अंदर घुसते ही कहता है, आपने बुलाया मालिक? दिलीप कड़क आवाज में कहता है, तू तैयार है ना? बल्लू मुंह बनाते हुए कहता है, तैयार पर किस लिए मालिक? दिलीप गुस्से के साथ कहता है, मूर्ख, रात को ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए। मैंने कहा था ना आज हम ग्रेवयार्ड कोठी जाएंगे उस यक्षिणी का खात्मा करने के लिए। बल्लू हड़बड़ाहट के साथ कहता है, जी मालिक याद है। दिलीप कहता है, तो फिर तैयार रहना, सारी तैयारी के साथ हम रात को निकलेंगे यहाँ से, समझा? बल्लू हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी मालिक समझ गया। इतना कहकर बल्लू उस कमरे से चला जाता है। उसके जाते ही दिलीप चलते हुए कमरे में लगे आईने के पास जाता है और आईने में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए कहता है, अब उस यक्षिणी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। इसी क्रकड़ से मार दूंगा मैं उसे। अब या तो वो रहेगी या फिर मैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी